स्टूडेंट पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पार्ट में हम करवाएंगे स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, किन्हीं 2 के आपको आंसर देने हैं और तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेमर रूल का क्वेश्चन है और फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट और एक डिफरेंशिएशन। तो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक से और प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपका ये बिल्कुल मजबूत हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके आने की संभावना लगभग 99% है स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है, एक x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, एक 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 2 और एक 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 6। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। ध्यान देना, एक तो सॉल्व करना सिंपल अगर आता तो सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का बहुत सारे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपकी कक्षा 9th में आपने पढ़े होंगे, 8th 9th में, उससे भी आप कर सकते थे इसको। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेमर रूल से सॉल्व करिए। क्रेमर रूल से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्रेमर रूल किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो उसमें वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू फाइंड करना। तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी। अब क्रेमर रूल क्या होता है, कैसे होता है? तो देखिए, क्रेमर रूल अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा स्टूडेंट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट, हमने डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप क्रम से सारे लेक्चर देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। यहां पे कैसे करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी आपको लगेगा स्टूडेंट अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो। ओके, तो क्रेमर रूल डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है भैया। सबसे पहली बात तो यह है कि क्रेमर रूल जो है सारणिक से रिलेटेड है और उसमें क्या करते हैं, क्रेमर रूल में जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले तो हम डी ज्ञात करते हैं। डी होता है एक, फिर एक D1 होता है, एक D2 होता है, एक D3 होता है। और जो D ज्ञात करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ये 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, वहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर D नॉट इक्वल टू 0 तो फिर D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। ठीक है जी। ये चारों निकल जाएंगे तो फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल है। x की वैल्यू क्या होती है D1 बटे D, y की वैल्यू क्या होती है D2 बटे D और z की वैल्यू क्या होती है D3 बटे D। नीचे D आएगा, नीचे D आएगा जो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 होता है ना, तो किसी ऊपर कुछ भी नंबर हो अगर नीचे 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि D 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि D नीचे आता है। ध्यान रखना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस जब अच्छे से नहीं हो रखी होती उनकी, तो वो क्या करते हैं D ऊपर लिख देते हैं, D बटे D1 कर देते हैं। D हमेशा नीचे रहेगा, D1 D2 D3 ऊपर रहेगा। कहीं कहीं पे D1 D2 D3 की जगह DX DY DZ भी डिनोट करते हैं। D1 को DX से डिनोट कर देते हैं, D2 को DY से डिनोट करते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, एक ही चीज है वो। ठीक है, हम D1 D2 D3 इसलिए कर रहे हैं, वो आगे आपको पता चलेगा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D निकालेंगे ना। सॉल्यूशन इसका सबसे पहले D निकालेंगे। D होता है, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी ना, उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए रफ पे। D क्या होता है, दी गई इक्वेशंस के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, ये होता है D। ठीक है, D क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। यहाँ पे पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट थर्ड रो में लिख दो, बस डिटरमिनेंट लगा दो। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कुछ नहीं मतलब x के आगे कुछ नहीं का मतलब होता है 1। ठीक है, यहाँ पे y के क्या आगे क्या है, प्लस का 2 है, प्लस का 2, तो प्लस का 2 को हम 2 लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं आगे। अगर माइनस होता तो -2 लिखते हैं। ठीक है,
जेड के आगे क्या है, प्लस का 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है जी। अब सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन से एक्स के आगे क्या है 2 है, वाई के आगे क्या है प्लस है, प्लस केवल प्लस है, अगर और कुछ नहीं तो इसका मतलब +1 होता है वो, ठीक है, +1, ठीक है, कुछ नहीं तो मतलब +1, ठीक। और यहाँ पे क्या है माइनस और कुछ नहीं मतलब 1, -1 तो -1, ठीक है, ध्यान देना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स के आगे क्या है 3, तीसरी रो में आओ, वाई के आगे क्या है प्लस का 4 है, जेड के आगे क्या है प्लस है, केवल प्लस मतलब कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं मतलब +1, प्लस कुछ नहीं मतलब +1, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये आपका डी हो गया भैया। अब डी आपका निकल गया तो इसको सॉल्व कर दीजिए, डी 0 नहीं होना चाहिए। अब डी को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं है, पता है डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही मैं जो कह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप पूरे डिटेल लेक्चर देख लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं सबसे पहले, और उससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, और जो बचता है उसका दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहां 1 इंटू 1 1, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लेते हैं, फिर 4 का गुणा -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -4 और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, -2 हो गया, माइनस तो ऑलरेडी था 2 लिख दिया है। अब 2 से ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, 2 -1 3 1 बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 कम 2, -3 का मल्टीप्लाई -1 कर -3, तो -3 माइनस ऑलरेडी प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस चीज का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गलती कर जाते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ले लो और उससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, तो बचा 2 इंटू 4 -3 इंटू 1, 2 इंटू 4 सॉरी 1 मिनट, प्लस के बाद 3 आएगा ना यहाँ पे 3, हाँ इस चीज ध्यान रखना। तो 4 दूना 8, फिर माइनस का चिन्ह बीच में 3 एकम 3, ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके। इज इक्वल टू, अब देखो 4 और 1 5, 5 गुणा 1 5 होता है, 3 और 2 5, और 5 दूना -2, 5 दूना 10 माइनस का 10, ठीक है। 8 में से 3 गए 5, और 5 3 15 प्लस का 15, ठीक है जी। अच्छा अब देखो 15 और 5 दोनों प्लस के हैं ना, तो 20 हो जाएगा, माइनस का 10 है तो इज इक्वल टू आपका 10 बचेगा, ठीक है जी। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब जब d 0 नहीं है तो इसका मतलब हम XYZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम D1 D2 D3 भी निकालेंगे। अब D1 क्या होता है भैया, देखिए D1 क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। हम D1 इसको क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से देखिएगा, हाँ D1 अब देखो D1 क्या है, D1 होता है D में 1 को, मतलब फर्स्ट कॉलम को, D1 मतलब D में 1 को रिप्लेस कर दो। D में जो D आपको दे रखा है ना, इसमें जो पहला वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो, किस से रिप्लेस कर दो, राइट हैंड साइड से, 1 2 6 लिख दो इसकी जगह। D में फर्स्ट कॉलम, D1 मतलब D में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो इससे, 1 2 3 की जगह 1 2 6 लिख दो, राइट हैंड साइड लिख दो और एज इट इज रखो, तो वो D1 बन जाता है बस, ठीक है। तो D1 मतलब D में 1 को रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे ये लिख देना है 1 2 6 राइट हैंड साइड, और एज इट इज रहेगा 2 1 4 और 3 -1 1, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे D2 D3 भी होगा। चलो आगे देखो, अब देखो D1 को सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो 1 ले लिया हमने, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू 1 इंटू 1 होता है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 4 गुणा -1 -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस चलता है, फिर सेकंड एलिमेंट 2 ले लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, तो 2 एकम 2 माइनस का चिन्ह 6 गुणा -1 -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट ले लो, ठीक है। अच्छा इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, तो 2 चौको 8 -6 1 जा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1 बाहर, तो अच्छा 4 एकम 4 और 1 5 गुणा 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 और 2 8, और 8 गुणा -2 माइनस का 16 हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2 बचता है, 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 3 6 होता है, तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है जी।
6 और 5 11, प्लस का है माइनस का 16 हो गया, ठीक है जी। इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया। D1 क्या आ गया, माइनस का 5। अब D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे। अब चलो ऐसा करते हैं हम, क्योंकि इसमें जगह नीचे कम दिख रही है हमें, क्योंकि कवर नहीं हो पाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं भैया कि D1 की D तो चलो रहने देंगे। D तो आया आपका 10 आया है, ठीक है जी। और D1 आपका आ गया है माइनस का 5, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, हम D2 निकाल देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना। ओके चलो हम ऐसा करते हैं। अच्छा चलो ओके, अब हम D2 निकालते हैं, ठीक है। आप इससे आगे करेंगे, आप मिटाएंगे नहीं, आपके पास तो रफ कॉपी होगी। D2, अब D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे। D2 क्या होता है, D में 2 को, D2 मतलब D में 2 को रिप्लेस कर दो। 2 मतलब सेकंड कॉलम को, D2 मतलब D में सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो। ये सेकंड कॉलम ये है ना, ये 2 1 4, इसको रिप्लेस कर दो किससे, राइट हैंड साइड से। 2 1 4 की जगह 1 2 6 लिख दो, और एज इट इज रखो D को। तो पहला वाला तो एज इट इज रखो 1 2 3, इसकी जगह पे 1 2 6 आ जाएगा ये वाला, और एज इट इज रहेगा 3 -1 1, ठीक है। ये हो गया आपका D2। अब इसको सॉल्व करो, 1 हो गया, इससे ऊपर जाने पहला वाला एलिमेंट ना, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, तो 2 एकम 2, माइनस 6 एकम -6, माइनस का से प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस का फिर 1 है ना, ये वाला, ये वाला, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 2 एकम 2, -3 प्लस का 3। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट सॉल्व, मुझे उम्मीद है कि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस 3, इसके ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 6 दूना 12 -3 दूना 6, ओके ये हो गया। अच्छा इज इक्वल टू 6 और 2 8 कम 8 हो गया जी। 3 और 2 5 गुणा 1 माइनस का 5 हो गया जी। 12 में से 6 बचे 6 3 18 हो गया जी, प्लस का 18 हो गया जी, ठीक है जी। और अब देखो 8 में से 5 गए 3 बचता है, और 3 में 18 जोड़ दीजिए तो 21 हो जाता है, ठीक है जी। 21 हो जाता है, ओके 21 हो गया। अच्छा अब आपका D2 भी निकल गया, D2 निकल गया। D2 आपका आ गया 21, D2 आ गया आपका 21, ठीक है। अच्छा अब हम निकालते हैं D3। अब क्या निकालते हैं, D3 निकालते हैं भैया, चलो हो गया। हम यहीं पे इसको जरा मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। D3 होता है, D में 3 को रिप्लेस कर दो, 3 थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो, 1 और 2 एज इट इज रहेगा, 1 2 3 2 1 4, 3 थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दो, 1 2 6, ओके। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ले लो पहले, तो इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 1 × 6 6 -4 × 2 8, ठीक है। माइनस फिर सेकेंड एलिमेंट हो 2, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 6 दूना 12 -3 दूना 6। स्टूडेंट हो सकता है कहीं से मेरे को गलती हो जाए, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, कमेंट में भी बता दीजिएगा, खुद भी करेक्ट कर लीजिए। कभी कभी होता है खुद को पता नहीं चलता कि कैलकुलेशन में कहीं गलती हो रही है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो घबराने की बात नहीं है। अगर हो रहा है कहीं, तो वैसे हो नहीं रहा होगा, लेकिन हो रहा है कहीं, तो आप जरा मुझे कमेंट में भी बता दीजिएगा। अच्छा ओके, प्लस माइनस प्लस फिर 1, इसको कर जाने कॉलम छुपा दो, 4 गुना 8 -3 × 3, ओके इज इक्वल टू 6 में से 8 गए माइनस का 2 गुणा 1 माइनस का 2 बचता है, 12 में से 6 गए 6 बचता है, और 6 दूना 12 माइनस का 12, 8 में से 3 गए 5 प्लस का 5, 12 और 2 कितना होता है, माइनस का 14 होता है, और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 गया, ठीक है जी। अब D3 भी आपका निकल गया है जी, माइनस का 9, ठीक है जी। अब D1 D2 D3 सब निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू, क्या होता है x इज इक्वल टू, अभी हमने बताया D1 बटे D होता है, तो D1 कितना है जी, देखो D1 अभी हमने निकाला था माइनस का 5 अपॉन D आपका 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2, ओके ठीक है जी। अच्छा y निकालिए, ये होता है D2 बटे D, और D2 कितना है जी, D2 देखिए 21 है, ठीक है 21 बटे 10, तो ये 21 बटे 10 तो कट नहीं रहा, तो 21 बटे 10 ही रहेगा। z इज इक्वल टू D3 है माइनस का 9 अपॉन D है 10, तो ये भी माइनस का 9 अपॉन 10 ही रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको एक काम मैं दे रहा हूं, आप क्या करेंगे,
कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू ये तीनों निकली है वो समीकरण 1 में रखेंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/2, वाई की जगह पे 21/10 गुणा 2 हो जाएगा, 3 गुणा -9/10। सॉल्व करके 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो इसका मतलब आंसर सही है, और अगर 1 नहीं आता है तो इसका मतलब आंसर हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आपको फिर से उसको करेक्ट करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि सही आंसर क्या है। वैसे उम्मीद करता हूँ यही आंसर होगा, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x। e की पावर x आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से। देखो अगर सिंपल ये बोला जाता है कि भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो हमें याद रहता है ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का भी पूछा जाता है, कॉस एक्स का भी पूछा जाता है, टेन एक्स का भी पूछा जाता है, लॉग एक्स का भी पूछा जाता है, और e की पावर x का भी। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और लॉग एक्स आप खुद करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, जरा प्रोसेस सेम है, सबका प्रोसेस सेम है, जरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेगा। जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको कुछ मान लेते हैं एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है जी। एम्प्लाइज, अगर एफ एक्स मान लिया इसको, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, जब एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर हमारे देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें हमने फंक्शन के बारे में स्टार्टिंग में बता रखा है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बता रखा है, वहां जाके डिटेल लेक्चर देख लीजिए। एफ एक्स बराबर जब ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, जब एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स, सॉरी एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया, तो राइट हैंड साइड में एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दो, तो ई की पावर एक्स प्लस एच। जब एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर ई की पावर एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अवकलन के प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, ई की पावर, क्योंकि ई की पावर एक्स को हमने एफ एक्स माना है, और एफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, एफ डैश एक्स से। तो एफ डैश एक्स मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है हमको, तो एफ डैश एक्स ही जो आंसर आएगा वही आपका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो एफ डैश एक्स हमें निकालना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स बराबर होता है, स्टूडेंट याद रखिएगा, डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे, वहां जाके आप देख सकते हैं, वहां पर लिमिट भी बता रखी है हमने, और फंक्शन भी बता रखा है, और डिफरेंशिएशन भी बता रखा है, ठीक है जी। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट, सब में यही लगेगा एज इट इज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहां से चेंज, एफ एक्स प्लस एच की जगह जो दे रखा है वो रख दो, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब यहां पे अच्छा देखो, ई की पावर एक्स प्लस एच को आप लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स प्लस एच, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच को आप ई की पावर एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, और इसको ये लिख सकते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे, चलो एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई की पावर एक्स। देखिए स्टूडेंट क्या है कि मैं यहाँ पे, हाँ इसको आप लिख सकते हैं ई, चलो लिख ही देते हैं अलग अलग, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच, ओके, ये हो गया सब। अच्छा अब देखो, जब लिमिट एच टेंड्स टू है तो एच वेरिएबल काउंट होता है, जिसकी लिमिट होती है वो वेरिएबल काउंट होता है, उसके अलावा जो और होते हैं वो कांस्टेंट काउंट होते हैं, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू मतलब एच वाले तो वेरिएबल है, एच वाले वेरिएबल है, ई की पावर एक्स कॉमन आएगा, देखो ई की पावर एक्स यहाँ भी है, ई की पावर एक्स यहाँ भी है,
और जो e की पावर x यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट h की है, तो उसके अलावा जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो e की पावर x जो कॉमन आएगा वो लिमिट से बाहर ले सकते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको लिमिट से पूरा बाहर ले सकते हैं, तो e की पावर x तो पूरा बाहर आ गया भैया, और इनटू अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर e की पावर h -1 अपॉन h रहेगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको चाहो तो डायरेक्ट इसको एक एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, या फिर e की पावर x का एक एक्सपेंशन होता है, उसको आप लिखेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक होता है स्टूडेंट, मैं जरा आपको कहीं पे बता दूं, देखिए e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस टेस्ट ऐसे चलता है, ठीक है। तो अगर e की पावर x की जगह e की पावर h है तो x की जगह h आ जाएगा, बस सिंपल। अच्छा देखिए कैसे करेंगे इसको, इज इक्वल टू e की पावर x तो आपका बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं, और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन h आप बाहर ले लीजिए, यहां पर अलग रख दीजिए, और e की पावर h को खोल दीजिए, जैसे ये है 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपका, फिर -1 कर दीजिए, लास्ट में ये खत्म हो जाएगा -1 और फिर ब्रैकेट बंद और ये, ठीक है जी। अब देखो +1 से -1 कट जाता है और h कॉमन लेंगे यहाँ पे भैया, तो ये देखो h सब में है ना, तो h कॉमन लेंगे तो h नीचे वाले से कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ e की पावर x ये हो गया इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर जो बचा देखो h जब कॉमन लेंगे ना तो h से h कट जाएगा, अंदर बचेगा केवल 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ h बटे फैक्टोरियल 2 बचेगा, h बटे फैक्टोरियल 2 बचेगा, प्लस नेक्स्ट वाले में h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 बचेगा, प्लस डैश डैश डैश, ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखने का मतलब h की जगह पे 0 रख दीजिए, बाहर e की पावर x तो है ही आपका, इनटू लिमिट रख देंगे तो 1 प्लस h की जगह 0 प्लस 0 प्लस, क्योंकि आगे सारे h है तो सारे 0 हो जाएंगे, तो कहने का मतलब ये पूरा इसके अंदर 1 रहेगा, 1 इंटू e की पावर x होता है, और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही आता है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा कि e की पावर x की जगह पे अगर आपको sin x आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x, या फिर हो सकता है cos x आ जाए, cos x भी बहुत ज्यादा आता है, या फिर tan x भी बहुत ज्यादा आता है, और log x भी बहुत ज्यादा आता है। ये चारों की चारों क्वेश्चन आप ये होमवर्क के लिए है, और होमवर्क में सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए कि आपके ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करके आ रहे हैं कि नहीं। sin x का cos x आना चाहिए, cos x का माइनस sin x आना चाहिए, tan x का sec स्क्वायर x आना चाहिए, और log x का 1 अपॉन x आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। ये आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, सी इफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट dy बटे dx बराबर y अपॉन x। डिफरेंशिएशन का है, डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा देखिए कैसे करेंगे इसको, साइन इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन दे रखा आपको, इसको ही डिफरेंशिएट करना है आपको किसी तरीके से, और ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये मैं आपको होमवर्क के लिए ही दे रहा हूं, हिंट में दे रहा हूं कैसे करना है इसको। अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, ठीक है, साइन इनवर्स को उधर ले तो साइन हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर तो ये रह जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, उधर जाकर साइन हो जाता है, सी ऑलरेडी है तो साइन सी हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। और फिर इसको यहां ले जाओ, कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन सी, तो कांस्टेंट रहेगा या भैया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर,
तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स होता है, साइन सी कॉन्स्टेंट है, इसका होगा। तो सिंपल सॉल्व करते करते ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि इसी में जो है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे भी ये हो जाएगा। मींस जैसे कि आपने, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका ये है कि डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन बोल दो कि डिफरेंशिएशन करने पर, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका अंदर वाले का होगा। तो थोड़ा सा वो टफ पड़ेगा, तो सलाह यह है कि साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक फिर थर्ड वाला है, देखो जैसे ये है, इसको हमने यहां पे ले गया तब इसका डिफरेंशिएशन किया। एक तरीका यह है कि इसको यही रहने दो और फिर डिफरेंशिएशन कर दो, इसको इधर ना ले जा करके यहीं पे बोल दो कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, तो साइन सी का डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ अंश और हर लगेगा, भागफल नियम, डिफरेंशिएशन का जो भागफल नियम होता है ना, डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का, उसको लगा दीजिए। हर इंटू अंश का डिफरेंस माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंस बटे हर का स्क्वायर, उससे भी आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप हमें इसको सॉल्व करके कमेंट में बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको लेके आएंगे, क्योंकि अभी एक पार्ट इसमें और बचा हुआ इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट बचे हुए हैं। इनको हम इसके बाद तुरंत इस पार्ट के बाद लेके आएंगे, और अगर ये समझ में नहीं आया तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब देखो स्टूडेंट, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर को, अपने रिलेटिव्स को, जो जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उसको भेजने की ज़रूरत नहीं, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भेजिए, ठीक है। तो आपका भी, वो आपके लिए दुआ करेंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो आप, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। और पसंद तभी आएगी जब आप को समझ में आएगा, है ना। तो जब समझ में आ रहा है तब लाइक करना, अदरवाइज मत करना, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू वेरी मच।